हेलो, कैसे हो आप सब? तो मैं विशाल चिकारा स्वागत करता हूँ भाई आपका। एच सी एफ एल्सियम की एक क्लास हो चुकी है। काफ़ी बेसिक से मैंने आपको बताया था, एक एक पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है कि एच सी एफ क्या होता है, एल्सियम क्या होता है, एचसीएफ कैसे निकलता है, एचसीएफ निकालने के कितने तरीके हैं। फैक्टर मेथड आपका होता है, एक लाइन में आपको लिख के काटने का मेथड होता है। डिवीजन आपका मेथड होता है। डिफरेंस मेथड होता है। एलसीएम में आपका वही फैक्टर मेथड होता है, और दूसरा एक लाइन में लिख के उसको डिवाइड करने वाला जो मेथड होता है। ये सभी मेथड मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। पिछली क्लास में दो क्वेश्चन मैंने आपको करा भी दिए थे। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं। एच सी एफ एल्सियम नंबर सिस्टम का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये बात अपना समझ लो। तो यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत कर लेते हैं और एक बार माइक को लगा के क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और दो क्वेश्चन आपके इसके हो गए थे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कैसे कैसे क्वेश्चन थे ये, आई थिंक ये वाला हो गया था। और इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर था 91 आया था शायद इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये हमने कर लिया था, ठीक है। 91 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया था। क्या है, एचसीएफ आपको निकालना था। वो बड़ी से बड़ी संख्या आपको निकालनी है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकती हो। मैंने बोला था जहां भी आपको मैक्सिमम दिख जाए, हाईएस्ट मैक्सिमम लिखा हो, हाईएस्ट लिखा हो, लार्जेस्ट लिखा हो, बड़े से बड़ा लिखा हो, तो उस केस में आपको हमेशा एचसीएफ निकालना होता है। मिनिमम लिखा हो, लिस्ट लिखा हो, छोटे से छोटा लिखा हो, वहां पर आपको हमेशा एलसीएम निकालना है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो आपका 495 है। और जो महत्तम, देखो ये क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक हिंदी में, और ये होता है आपका महत्तम समापवर्तक जो कि आपका 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 है तो उन संख्या का अंतर क्या होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। सबसे पहली बात, दो संख्याओं का एलसीएम 495 है और महत्तम समापवर्तक आपका 5 है। सबसे पहली क्लास में मैंने आपको क्या बोला था, हमेशा याद रखना जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ के मल्टीपल में ही आपकी वो दोनों संख्याएं होती हैं, ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो एचसीएफ होता है वो उन संख्याओं का फैक्टर होता है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर दो संख्याएं माननी पड़ेंगी तो ये भी मैंने आपको बता दिया था कि रेशो में अगर दो वैल्यूज आपकी हैं या आपके पास दो वैल्यूज हैं, आखिरी बार जिस कॉमन नंबर से दोनों को काटा जा सकता है वही उनका एचसीएफ होता है। बाद में जो वैल्यू बचती है एक्स और वाई, वो हमेशा क्या होती है, को प्राइम होती है, क्योंकि उसके बाद वे दोनों किसी भी कॉमन नंबर से नहीं कट सकती, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बात करूं, एल्सियम आपका कितना दे रखा है आपको, 495, ठीक है। जैसे एल्सियम क्या है आपका, 495 है, ठीक है। एचसीएफ आपका कितना है, यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, एचसीएफ आपका क्या है, 5, ठीक है, कोई इशू नहीं। संख्याओं का योग आपका 100 है। तो मैंने क्या बोला था, जो संख्याएं होंगी वो हमेशा एचसीएफ का मल्टीपल होंगी, ठीक है। तो अगर आपको संख्या माननी पड़े तो एक संख्या आपकी क्या होगी, 5x होगी। तो दूसरी आपकी क्या होगी, 5y होगी। तो 5x प्लस 5y, ठीक है। आपको क्वेश्चन में बोला है कितना दिया हुआ, 100 दिया हुआ, तो 5 यहाँ से कॉमन लेके x प्लस आपका y आएगा। और इस 100 से 5 को आप डिवाइड कर दो तो इसका मतलब क्या आ गया कि x प्लस वाई आपका क्या आ गया, 20 आ गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पर आपको को प्राइम फैक्टर इसके लेने होंगे, ठीक है। को प्राइम फैक्टर आपको लेने होंगे। तो देखो x और y को प्राइम में आपको लेने हैं, मतलब दोनों किसी कॉमन नंबर से भाग नहीं होने चाहिए। कौन कौन आपका 20 हो सकता है, 1 और 19 आपका 20 हो सकता है, 2 और 18 हो सकता है। तो 2 और 18, 2 से कट गया, 18 भी कट गया 2 से। इसके बाद आपका 3 और 17 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 4 16 आपके को प्राइम नहीं है, 5 और आपका 15 को प्राइम नहीं है, 6 और 14 आपके को प्राइम नहीं है, 7 और 13, उसके बाद 7 हो गया और आपके 13, ये दोनों आपके को प्राइम है। 8 और 12 आपके को प्राइम नहीं है। 9 और 11, ठीक है, कौन हो जाएगा आपका, 9 और 11, ये दोनों भी किसी कॉमन नंबर से नहीं कट सकते। तो ये सभी संख्याएं आपकी क्या आ गई, को प्राइम आ गई। तो ये हो गया आपका इतना, ठीक है। ये हो गया आपका इतना। अब उसने बोला है कि उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखो भाई, ये संख्याएं आपकी इतनी आ गई, तो अब मुझे अगर वो संख्याएं निकालनी पड़े तो कैसे निकलेंगी, x प्लस वाई है, ये x और y की वैल्यू आ गई। मैंने बोला है कि जो संख्या होगी वो हमेशा किसके मल्टीपल में होगी, एचसीएफ के मल्टीपल में होगी। तो क्या क्या हो सकता है, 5 और आपका 95 हो सकता है। यहाँ से आपका 5 3 15 और 17 पंजे आपका 85 हो सकता है। 5 7 35 और 13 पंजे आपका 65 हो सकता है। 5 9 45 और 11 पंजे आपका 55 हो सकता है। तो इसका मतलब इस तरीके से ये यहाँ पर संख्याएं आपकी पॉसिबल हो सकती है, ठीक है।
अब आपको ये भी देखना होगा, इसने क्वेश्चन में ये भी बोला है कि उनका जो एलसीएम है वो कितना है, आपका 495 है। एलसीएम क्या संख्या होती है, एलसीएम वो संख्या होती है जो इन दोनों से कंप्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो इन 95 को अब आप देखो, क्या वो 5 और 95 से कट सकती है, क्या वो 15 और 85 से क्या दोनों कट सकती हैं, क्या 35 और 65 से दोनों कट सकती हैं, क्या 45 और 55 से दोनों से वैल्यू कट सकती है। फिर आपको इस तरीके से इसको चेक करना पड़ेगा। नहीं तो एक तरीका क्या है, मैंने आपको बोला था जब भी दो संख्याएं आपको दे रखी है तो एक संख्या मान लो ए है, दूसरी आपका क्या है बी। ए और बी जो होता है आपका एलसीएम इनटू एचसीएफ, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहां से भी आप ट्राई कर सकते हो। आप ये देखो कि किन दो संख्याओं को गुना करने से, अब जैसे मैं इनकी गुना करता हूं तो 495 और इंटू क्या है आपका 5, एचसीएफ और एलसीएम आपका इतना है, पांचों पांचों 25 आ गया, 5 नहीं 45 और 47 आ गया, 5 चौक 20 और आपका 24 आ गया। तो इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको गुना करने से 2475 आ सकता है। तो मैंने देखा इसको, देखो इन दोनों को गुना करने से कहीं बात नहीं बनेगी। इसको मैं 80 ले लूं या इसको मैं 90 भी ले लूं तो 15 निम्न 135, 1350 के आसपास आएगा। ये 35 है, ये 65 है, 1800 मतलब वही 1900 के आसपास आएगा। तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब 45 और 55 दो वैल्यू ऐसी हैं जिनका मल्टीपल लगभग मुझे इसके पास में दिखाई दे रहा है। कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है एक सेकंड। तो कैसे कर सकते हैं इसको, तो आप ये चेक करो। देखो अगर ये 45 और 55 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 45 इंटू में इसको 45 प्लस 10 लिख सकता हूँ। ठीक है, 45 का स्क्वायर कितना होता है आपका 20-25 होता है, और 20-25 और प्लस में 45 इंटू 10 450 कर दो, कितना आ गया आपका यहाँ से 24-25 आ गया, सॉरी 24 और आपका 75 आ गया। तो इसका मतलब वह दो संख्याएं आपकी कौन सी हो सकती हैं, दो संख्याएं आपकी 45 और 55 हो सकती हैं। इसने बोला नहीं नहीं मुझे तो डिफरेंस बताओ, तो 55 और माइनस आपका 45 कितना हो जाएगा आपका 10, तो 10 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन को कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं क्वेश्चन को कर सकता हूँ। और बड़ा ही कंसेप्ट आपको समझने पड़ेंगे, आपको पूरा एक एक पॉइंट पता होना चाहिए एचसीएफ एलसीएम का, तभी आप जाके क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये सारा काम आपको यहाँ से करना पड़ेगा। ये आपको को प्राइम फैक्टर भी करने पड़ेंगे, फिर आपको एचसीएफ से गुना भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो संख्याएं होती हैं एचसीएफ का क्या होती है, प्रोडक्ट होती हैं। ये वो संख्याएं अपने पास आ गई हैं। अगर कोई मुझसे पूछ ले संख्याएं क्या है तो 45-55 है, कोई मुझसे इनका जोड़ पूछ ले तो 100 भी है। ठीक है, और वैसे भी आप देखो जोड़ सभी का 100 आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप कुछ और कर पाओ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया आपका। ये कंसेप्ट याद रखना, जब भी दो संख्याएं होंगी उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होगा, 100% होगा। पहले वाली क्लास में से मैंने प्रूफ करके बता दिया था कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक आपका 29 है तथा एलसीएम आपका इतना है। ठीक है, तथा एलसीएम आपका इतना है, तो उन संख्याओं का योग क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर संख्याएं होंगी तो इसके मल्टीपल में होंगी। एक संख्या 29x होगी तो दूसरी आपकी क्या होगी 29y होगी। ठीक है, ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। ठीक है, एक 29x होगी तो एक आपका क्या हो जाएगा 29y हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। अब मुझे एक छोटी सी बात बताना, क्या मुझे पता है कि कभी भी दो संख्या अगर होती हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा एचसीएफ एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो क्या मैं यहाँ से बात लिख सकता हूँ कि 29x और इंटू में जो आपका 29y होगा वो बेसिकली किसके बराबर होगा, एचसीएफ जो कि आपका 29 है, एलसीएम कितना है आपका 31, 41 और आपका क्या है 47 है। एक 29 से 29 कट जाएगा तो एक्स वाई की जो वैल्यू यहाँ से आएगी 41, 47 और बटे में आपकी 29 आ गई। 29 एकम आपका 29 भी आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको मैं यहाँ से काटता हूँ तो 29 एकम आपका इतना आ गया। तो चलो कर ही लेते हैं भाई, 41 और आपका क्या है 47 है। ठीक है, इसको 29 से करता हूँ, 29 एकम आपका 29 आ गया, 11 में से 9 गया आपका 2 और यहाँ से आपका 3 में से 2 गया 1 और ये आपका 4 आ गया। 29, 30 पंजे करूंगा, 4 करूंगा तो 4 निम 36 और 4 दूनी 8। इसको एक काम करते हैं 4 से करते हैं, 4 निम 36 हो गया। ठीक है, ये आपका 6 पे चला गया, 4 दूनी 8 और 3 आपका 11, 116 आ गया। 14 में से 6 गया आपका 8 और 29 थी आपका कितना आ गया 87। तो इसका मतलब एक्स और वाई जो गुना होके आएंगे, एक्स और वाई जो गुना होके आएंगे कितने पे कट गए आपका 163 पे। तो इनका जो प्रोडक्ट होना चाहिए आपका 163 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 163। अब आपको इसको तोड़ना पड़ेगा।
अब आपको इसको तोड़ना पड़ेगा कि x और y है, तो अब ये देखो कि कैसे कैसे किस किस को गुना करने से आपका 163 आ सकता है। ठीक है, अगर मैं इसके यहां से फैक्टर करने लग जाऊं तो 2 से कट रहा है, 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से, 4, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 6 3 9, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 कम 11, किसी से नहीं कट रहा। तो इसका मतलब एक इंटू में क्या हो सकता है आपका 163 हो सकता है। एक इंटू में क्या हो सकता है आपका 163 हो सकता है। या फिर अगर एक वैल्यू और अगर मैं इसको काटना चाहता हूं तो किससे इसको काटे, 16 से भी नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं कटेगा, 14 से, 11 से भी नहीं जा रहा, 12 से, 13 से, 13 एकम आपका 13 नहीं कटेगा, 17 से, 17 निम्मा नहीं, 9 से 63 हो गया, और 16 निम्मा, 9 एकम 9, 16 पे चला जाएगा, 9 और आपका कितना आ जाएगा 16, तो 9 इंटू 16 भी आपका हो सकता है। ठीक है, 9 9 छिक 54, अरे क्या कर रहे हैं, 19 से भी नहीं कटेगा, 19 से अगर मैं करता हूँ 20, और 8 से तो 11, 17, 18, 19, 7 रिंग 63, 7 रकम 7 और 6 आपका 13, उस पे भी नहीं जाएगा, ये 6 पे चला गया, 6, एक सेकंड कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम, 29 पे आपका ये चला गया था, ये फिर हमने किस पे काटा है, 3 नीम 4 पे, 4 नीम 36, नहीं 6 पे, 6 नीम 54 हो गया, नहीं, और 5 6 2, गड़बड़ कर रहे हैं यार, क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी हमने, यहाँ पर कैलकुलेशन में मिस्टेक मुझे लग रही है, कैलकुलेशन में मिस्टेक मुझे लग रही है। तो देखो एक बार क्या करना था यहाँ पे, ये 4 पे, 3 पे, 4 नीम 36 होगा, 4 पे जा रहा है आपका 143 है, सॉरी 4 पे ही तो काटा था, 4 नीम 36, और 4 दूनी 8 और 3 आपका 11, हाँ सही है, और ये कितना था आपका 143 है, ये आपका 143 आएगा। अगर 143 का फैक्टर करूं तो 1 हो सकता है और आपका 43 हो सकता है, 1 और 143, और या फिर 11 और इंटू में क्या हो सकता है आपका 13 हो सकता है। ठीक है, तो 143 के दो ही को प्राइम फैक्टर होंगे, तो को प्राइम मतलब दोनों संख्याएं किसी कॉमन नंबर से नहीं कटनी चाहिए, एक आ जाएगा 143 आ जाएगा, और 11 और 13 हो जाएगा, ये एक्स वाई की वैल्यू आ गई। इसने कह रहा है कि उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखो मेरे भाई, अगर मैं इसको 29 को और 143 को यहाँ पुट करता हूँ, क्या दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, नहीं आएंगे। आप इसको एक काम करो, 29 इंटू 11 करो, और यहाँ से इंटू में 29 इंटू क्या कर दो 13 कर दो, तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट बराबर आ जाएगा। क्या हो रहा है, 29 इंटू आपका 13 बराबर कर दो, यहाँ 29 इंटू में आपका 21 47 के। ठीक है, 29 से आपका 29 कट जाएगा। ठीक है, देखो भाई इसमें कैलकुलेशन आपकी होगी ही होगी, और ये आपका क्या है 41 और आपका 47 है, तो यहाँ पर मुझे चेक करना होगा कि किस पे जा सकता है। 29 से इसको मैं काट दूं, अभी काटा था, 29 से जैसे ही काटा था 143 आ गया था। ठीक है, 11 से मैंने इसको काटा 13 पे, 13 से 13 कट गया, इक्वल हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके जो को प्राइम फैक्टर है वो 11 और 13 है। तो संख्या क्या क्या आ जाएंगी, एक संख्या आपकी 29 इंटू 11 होगी, और दूसरी संख्या आपकी 29 इंटू में क्या होगी 13 होगी, वो आपका 9 आ गया, 9 और 2 11 हो गया, और ये आपका 319 हो गया। ठीक है, 13 निम में आपका 117 हो जाएगा, ये 7 आ गया, 13 दूनी 26 और 11 आपका 37, तो 377 आ गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये होगा, इसने बोला है जोड़ बताओ, 9 और 7 16 हो गया, और 7 8 एक आपका 9 हो गया, 696 इसका जोड़ आ रहा है। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 696 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको कर रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहा हूं भाई, फिर बता रहा हूं, HCF LCM एक ऐसा टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और क्वेश्चन यहाँ पर कैलकुलेटिव भी होते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, आगे जाके और भी कैलकुलेशन आपकी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इनमें से कौन सा उसका को प्राइम फैक्टर होगा वो भी आपको चेक करना पड़ेगा, उसमें रख के कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा HCF LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है, वहां वैल्यू पुट करके आपको इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपको पता लगेगा कि कौन सा को प्राइम फैक्टर आपको लेना है, ये लेना है या ये लेना है, तो ये आपको लेना है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 696। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, चलिए भाई, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हालांकि आपको कैलकुलेटिव लग रहा होगा, पक्का कैलकुलेटिव है, और आगे भी ऐसा ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और आपका एलसीएम इतना है। ठीक है, तो देखो भाई क्वेश्चन में बोला है कि एचसीएफ आपका क्या है 13 है,
और एलसीएम क्या बोला इसने, थोड़ा मैं साफ साफ लिखने की कोशिश करता हूँ, वैसे तो मैं साफ ही लिखता हूँ आपको समझ आ जाए, फिर भी और छोटा छोटा लिख देता हूँ। कह रहा है कि यदि एक संख्या जो 75 और 125 के बीच में है तो वह संख्या क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, देखो भाई, अगर मैं मान लूं कि पहली संख्या, तो पहली संख्या हमेशा क्या होगी, जैसे आपका 13x हो जाएगी, दूसरी संख्या आपकी क्या होगी, 13y हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला है कि जो भी आपकी जो दोनों संख्याएं हैं वो हमेशा क्या होगी, HCF का प्रोडक्ट होती है। ठीक है, उसी के मल्टीपल होती है। ठीक है, HCF का जो मल्टीपल होता है वही दोनों संख्याएं आपकी पॉसिबल है, तो ये कंडीशन आपकी होगी। फिर वही बात कि दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है, दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, HCF इंटू में LCM, इसके बराबर होता है। तो ये बात मुझे यहाँ से पता लग गई। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से बात करूं तो कितना आ जाएगा आपका, जैसे पहली संख्या आपकी 13x हो गई, दूसरी संख्या आपकी क्या होगी, 13y हो गई, और HCF कितना हो गया आपका, 13 हो गया, और इंटू में कितना हो गया आपका, 455 हो गया। 13 से 13 कट गया, इस 13 से अगर मैं काटता हूं तो XY कितना आ जाएगा, 13 थी आपका 39 आ गया, 13 पंजे आपका 15 में से हो गया 65 आ गया। तो इसका मतलब x और y मल्टीप्लाई करने से 35 आने चाहिए। आपको मैंने एक कंसेप्ट और भी बताया था कि जो आपका एलसीएम होता है वो बेसिकली किसके बराबर होता है, HCF और इंटू आपका x और इंटू आपका y, ये बोला था ना मैंने आपको। तो ये वही है, देखो 13 से 13 कट गया तो HCF एलसीएम किसके बराबर हो गया, एलसीएम बराबर हो गया HCF इंटू x इंटू वाई। एक्स और y वो रेशियो होता है, वो संख्या, जिस रेशियो में वो संख्या होती है वो रेशियो आपका होता है। कंसेप्ट यही होता है कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा HCF एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, इतना आ गया। अब इसके को प्राइम फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने से 35 आना चाहिए और फैक्टर आपके को प्राइम होने चाहिए। तो 1 और 35 को गुना करके आ सकता है 35, उसके बाद 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं, हाँ 5 से हो सकता है, 5 इंटू 7 आपका आ सकता है, 5 7 35 हो सकता है। उसके बाद 6 7 8 9 किसी से नहीं होगा, तो ये दो को प्राइम फैक्टर हो गए, 5 और आपका 7 हो गया। ठीक है, कह रहा है कि इसमें से एक संख्या जो है 75 और 125 के बीच में है, तो वो संख्या क्या है। अब देखो ये जो भी वैल्यू होंगी x और y HCF के मल्टीपल में होगी, तो अगर मैं इसको x ले लूं और इसको मैं y ले लूं तो क्या क्या आ जाएगा आपका, 13 पंजे आपका 65 आ गया, और 13 से आपका क्या आ गया, 91 आ गया। अगर मैं यहाँ लूंगा ना, अगर मैं यहाँ ले लूं, मान लो इसको एक ले लूं, तो ये कितनी बन जाएगी, 13 एकम 13 हो जाएगी, और दूसरी आपकी 13 पंजे आपका 65 हो गई, और 13 तीन 39 और 6 आपका, तो बेसिकली वही आ गया। ठीक है, तो ये तो वही आ गया। अब इसने बोला है यदि एक संख्या 75 और 125 के बीच में है, तो 75 और 125 के बीच में एक संख्या होनी चाहिए, इनमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 75 और 125 के बीच में आ रही हो, तो इसका मतलब ये आपका क्या है, गलत है। तो ये कंडीशन आपको बताएगी कि कौन सा आपको लेना है। ठीक है, तो कंडीशन के हिसाब से कोई भी संख्या 75 और 125 के बीच में नहीं आ रही, तो इसका मतलब संख्या आपकी 65 है और आपकी 91 है। कह रहा है कि 75 और 125 के बीच में जो संख्या है वही आपका आंसर होगा, तो वो कितना है आपका, 91 है, तो 91 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या होगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर, 91। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, और इन्होंने भी यही क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है 91। ठीक है, समझ लो भाई, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, बहुत बढ़िया कंसेप्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दो संख्याओं का HCF 8 है, इनमें से कौन उनका एलसीएम नहीं हो सकता है। मैंने इससे पिछली क्लास में आपको बोला था कि HCF जो होता है वो हमेशा एलसीएम को पूरी तरीके से भाग करता है। ठीक है, तो एलसीएम इसमें से वो हो सकता है जो HCF का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, या इसके कोई मल्टीपल में होगा। 8 तिया 24, 8 6 48, 8 7 आपका 56, तो 60 एक ऐसी संख्या है जो आपकी 60 से भाग नहीं होती, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमेशा याद रखना कि अगर मैं एलसीएम को कभी भी अगर मैं HCF से भाग करूंगा तो शेषफल हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, शेषफल कितना होगा आपका, 0 आएगा, हमेशा याद रखना। HCF जो होता है वो एलसीएम को पूरी तरीके से भाग करता है। ये भी 8 से भाग है, ये भी 8 से भाग है, ये भी 8 से भाग है, ये 8 से भाग नहीं होती है, तो इसका मतलब ये इसका एलसीएम नहीं हो सकता है। तो ये चीज आपको याद रखो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि 4 घंटियां 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा और 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियां एक साथ 12 बजे दोपहर में बजी हों, तो वह दोबारा किस टाइम बजेंगी आपको बताना। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो कम से कम वो छोटे से छोटा समय आपको लेना है जब ये आपस में बजेंगे। ठीक है, तो मैंने बोला था कभी भी अगर आपको लिस्ट निकालना हो, छोटे से छोटा निकालना हो, कम से कम आपको निकालना हो, न्यूनतम आपको निकालना हो, उस केस में हमेशा आपको एलसीएम लेना है। तो आपको सबसे पहले वो समय निकालना है जिस बार वो फटाक से एक बार एक साथ बजने के बाद तुरंत वो अगली बार जब एक साथ बजेंगी तो वो कम से कम समय आपको लेना है।
हमेशा ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, घंटी बजती हो, जैसे स्कूल की घंटी बजती हो, मंदिर की घंटी बजती हो, या रेड लाइट की कोई लाइट ऑन होती हो, ठीक है, या फिर फौजियों को लाइन में खड़ा करना हो, कुछ शेष बजते हो, तो उस टाइप का क्वेश्चन हो, तो उनमें हमेशा आपको एलसीएम निकालना होता है, ठीक है। अब देखो एलसीएम किसका निकलेगा, हमेशा टाइम का निकलेगा। अब जैसे इसमें क्या है, 30 मिनट है आपकी, पहला आपका 30 मिनट है, अगला क्या है आपका 1 घंटा, तो इसका मतलब 60 मिनट है। अगला क्या है आपका 1.5 घंटा, इसका मतलब आपका 90 मिनट है। अगला क्या है आपका 1 घंटा 45 मिनट, इसका मतलब ये कितनी है 105 मिनट है। तो यहाँ से इनका एलसीएम निकालो, जो ही इनका एलसीएम होगा उतने समय के बाद ये आपस में एक दूसरे से बच जाएंगी। और समय किस में लिया है हमने, मिनट में लिया है, ठीक है। तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर आ सकता है, कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इनसे आपकी डिवाइड हो सकती है, ठीक है। तो एक तो मैंने बोला था फैक्टर करके भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, नहीं तो मैंने बोला था एक लाइन में लिख के इसको कर दो, वो आपका सबसे आसान रहेगा, ठीक है। जैसे 180 तो मैं कर सकता हूँ, 30 से 60 से 90 से 180 हो जाएगा, बट 105 से वो नहीं होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, एक लाइन में लिख के कर देते हैं भाई, ये आपका 30 है, ये आपका 60 है, ये आपका 90 है, फैक्टर करके भी कर सकते हो आप, ठीक है। 2 से कर दो, 15 पे चला गया, 30 पे चला गया, 45 पे चला गया, 105 पे ही रह गया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद 5 से कर दो, 3 पे चला गया, 6 पे चला गया, 9 पे चला गया, और ये आपका 21 पे चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से कुछ जा रहा है नहीं, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 सत्ते आपका 21, आगे कुछ नहीं कट रहा। 2 पंजे 10, 10 तिया आपका 30 आ गया, इंटू में 7 तिया 21, 21 दूनी आपका क्या आ गया 7 तिया 21, 21 दूनी आपका 42 आ गया, जीरो 3 दूनी 6, 3 चौक आपका 12 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। और 3 दूनी 6 और 3 चौक आपका 12, इतनी मिनट आ गई, क्या आ गई, इतनी मिनट। तो इतनी मिनट बाद ये आपस में बच जाएंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ से घंटे निकालने होंगे, ठीक है। मुझे यहाँ से क्या करना होगा, घंटे निकालने होंगे, ठीक है। तो घंटे अगर मैं यहाँ से निकालता हूं तो कितना आ जाएगा, अगर इनका एलसीएम तो इतना आ गया 1260 आ गया। तो कह रहा है कि सभी एक साथ 12 बजे दोपहर में बजी हूं, तो एक साथ कब बजेंगे। तो यार घंटे में बात कर लूं, 1260, एक घंटे में 60 मिनट होती है, इसको काट दो, 6 दूनी 12, 21 घंटे के बाद। इसका मतलब 21 घंटे बाद ये दोबारा आपस में एक साथ बजेंगी। तो अगर ये दिन में 12 बजे एक साथ बजी हैं, तो फिर अगले दिन जब दिन के 12 बजे हैं, तो अगले दिन जब दिन के 12 बजे होंगे तो 12 घंटे हो चुके होंगे, ठीक है। 12 घंटे आपके हो गए, तो अभी भी कितने घंटे और है हमारे पास, 9 घंटे। 9 घंटे और लेना है, तो इसका मतलब अगले दिन दोपहर में बजी हैं, तो 9 बजे ये दोपहर के 9 बजेंगे, शाम के 9 बजने चाहिए भाई। क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपके, शाम के 9 बजे, क्योंकि 21 घंटे आपका आ रहा है। आप मोटी मोटी एक बात देखो, नहीं नहीं ठीक है ठीक है, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है। दिन के 12 बजे से अगले के दिन के 12 बजे का मतलब है 24 घंटे होना। अब दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे होंगे, तो कितने घंटे हो जाएंगे आपके, 12 घंटे। अगर मुझे उस 12 के बाद 9 घंटे और लेने हैं, तो रात के 12 बजे के बाद 9 घंटे और लूंगा, तो सुबह के 9 बजेंगे, बिल्कुल सही है। तो 9 बजे आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, तो सुबह के 9 बजे ये अगली बार दोबारा बजेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है, हमेशा आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में जो आपका टाइम का जो एलसीएम आएगा, वही वो टाइम होगा जब वो दोबारा से एक साथ आपके बजेंगे, ठीक है। इसको घंटे में चेंज कर लिया, अब दिन में 12 बजे एक साथ बजे हैं, तो रात को 12 बजे बजेंगे, तो 12 घंटे हो गए, फिर 12 बजे के बाद 9 घंटे, तो सुबह के 9 बजे, तो अगले दिन सुबह 9 बजे ये सारी घंटियां एक साथ बजेंगी। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछे ना कि कितनी बार बजेंगे, अगर आपसे ये पूछता है तो कितनी बार आपका बजेंगी, तो याद रखना उसका एक फॉर्मूला होता है एलसीएम अपॉन में यार सॉरी, जो आपका टोटल टाइम है वो टाइम, ऐसे पूछेगा आपसे इतने घंटे में कितनी बार बजेंगी, तो टाइम, और नीचे आपको एलसीएम लेना है, प्लस में आपको हमेशा 1 करना है। अगर आपको टोटल ये निकालना हो कितनी बार आपका ये बजेंगी, आपसे ये पूछेगा इतने घंटे में कितनी बार बजेंगी, तो वहां पे उस टाइम को एलसीएम से डिवाइड करके +1 करना है, क्योंकि आपको जो पहली बार वो एक बार बज चुकी है, वो भी आपको हमेशा जोड़ना है। यहाँ से तो ये निकलेगा कि एक बार बजने के बाद वो दोबारा कितनी बार बजेंगी उतने समय में। तो एक बार जो बिल्कुल स्टार्टिंग में वो बजी थी, तो उसको एक आपको ऐड करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ से ये निकल कर आएगा कि टोटल इतनी बार ये बजेंगी। आगे ये क्वेश्चन आएगा, मैं कराऊंगा, बट मैंने आपको इसके साथ इसलिए बता दिया ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि दो संख्याएं 12,906 और 14,818 का महत्तम समापवर्तक 478 है, तो एलसीएम क्या होगा ये आपको निकालना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, 478, ठीक है, इनटू में जो आपका एलसीएम है वो बेसिकली आपका किसके बराबर होगा, इन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होगा।
12,906 और 14,800 कितना हो गया आपका 18 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपका आ गया। तो अब आपको क्या करना होगा, अगर मैं यहाँ से इसको करता हूँ 12 अठे आपका 96 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो गया, 12 से 84 और 9 नहीं जाएगा। बेसिकली आपको क्या करना होगा, अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो इसमें 12,906 कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, इसमें 14,818 और इसको डिवाइड कर देना किससे आप 478 से। तो यहाँ से जो आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या होगा क्वेश्चन का आंसर आपका 4,000,086 4,000,086 ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। कंसेप्ट आपको क्या लगाना है, वही एचसीएफ इनटू में जो आपका एलसीएम होता है वो दो संख्याएं ए है और आपका बी है, उन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यही कंसेप्ट आके लगा के आपको हमेशा इस क्वेश्चन को करना है। आप इसको काट लीजिएगा और आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि जितनी देर में मैं कैलकुलेशन करूंगा इतनी देर में मैं आपको एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा और करा दूंगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेंगी भाई। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी होंगी तभी जाके आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको पेपर में इसलिए दिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट हो सके। ठीक है, उसके बाद अगर जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो कैलकुलेशन में आपको किसका यूज करना है, इकाई के अंक का यूज करना है, क्योंकि इकाई अंक सबका क्या है, डिफरेंट है। अगर इकाई का अंक सबका अलग अलग हो तो हमेशा यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगा के आपको ये निकालना है कि कौन सा इस क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। ठीक है, जैसे इसको आप काटोगे तो दो दूनी 4 आ गया, 2 तिया 6, दो नीम आपका 18 आ गया, 2 छिक आपका 12 आ गया, 2 चौक 8 आ गया, 2 पंजे 10 आ गया। ठीक है, और 2 ती आपका क्या आ गया, 6 भी आ गया। ठीक है, 3 और 2 5 और 9 आपका 14 है, तो 14 आपका 9 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो 239 है। इसी से आपका कुछ डायरेक्ट कटेगा, इसका मतलब फिर 239 से इसको काट देना, तो फाइनली आपका इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। ठीक है, तो देखो भाई सिंपल सी बात है, अब मैं ना तो 3 से, ना 5 से, ना 8 से, ना 12 से, इनसे अलग अलग तो मैं नहीं चेक कर सकता हूँ कि कौन सी संख्या है जो इनसे भाग हो सकती है। तो ऐसे केस में हमेशा क्या करना होता है, जो इनका एचसीएफ होगा वो आपको लेना है। ठीक है, सॉरी, इनका जो एलसीएम होगा वो आपको लेना है, क्योंकि इनका जो एलसीएम है वो इन सभी से भाग हो सकता है और इनसे जो भाग होगा, इनका एलसीएम इन सबसे भाग हो सकता है और जो संख्या इनके एलसीएम से भाग होगी वो इनसे भी भाग हो सकती है। इसलिए इन तीनों, इन सभी का 4 है, चारों का एलसीएम निकाल लो और उस एलसीएम से फिर ये निकालो कि कौन सी संख्या है जो कंप्लीटली डिवाइड हो सकती है। ये कह रहा है 2 शेष बचे और जो कंप्लीटली उससे डिवाइड हो सकती है उसमें 2 ऐड कर दो, उसमें पहले ही 2 एक्स्ट्रा कर दो, जब आप उसको जैसे ही भाग करोगे 2 शेष आपका बच जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई सबसे पहली बात, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, आपका 3 है, आपका 5 है और आपका 8 है और आपका क्या है 12 है। आपको इसका एलसीएम लेना है। यहाँ से आपका 3 हो गया, यहाँ से आपका 5 हो गया। ठीक है, यहाँ से आपका 2 की पावर 3 हो गया और यहाँ से 2 की पावर आपका 2 और इंटू क्या हो गया आपका 3 हो गया। तो अगर मैं एलसीएम की बात करता हूँ तो सबसे पहली बात क्या आएगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 बड़ा है, ये आपका आएगा। ठीक है, उसके बाद ये 2 चला गया, 3 आएगा और आपका क्या आएगा 5, 5 3 15 हो गया और फिर क्या हो गया आपका 2 की क्यूब 8, तो इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया आपका 120 आ गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको लेनी है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही हो सकती है भाई, इससे बड़ी तो आपकी कोई हो नहीं सकती। जैसे ही एक ऐड किया तो वो 6 अंकों में चेंज हो जाएगी, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी ये होगी। अब इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ 120 से, तो 12 से 84, 12 अठे आपका 96 आ गया। ठीक है, ये कितना हो गया 960 हो गया, ये 9 हो गया और ये आपका 3 हो गया और ये आपका 9 हो गया। ठीक है, 12 ये आपका कितना हो गया 36 हो गया। ठीक है, यहाँ से आपका 9 आ गया, ये आपका 3 आ गया और ये आ गया 12 फिर आपका क्या हो गया 36, 360 आ गया, तो फिर कितना बच गया 9 और आपका इतना आ गया। इसका मतलब अगर इस संख्या को मैं 120 से भाग करता हूँ तो मेरे पास 39 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो अगर मैं इसमें से 39 को घटा देता हूं तो मुझे वो संख्या पता लग जाएगी जो इन सबसे कंप्लीटली डिवाइड हो सकती है। ठीक है, तो कितना आ गया आपका 99999, उसमें से 39 माइनस कर दो, 0 आ गया, 6 आ गया, 999, ये वो संख्या आ गई 5 अंकों की जो इनसे कंप्लीटली क्या है आपकी डिविजिबल है। ये कह रहा है कि नहीं कंप्लीटली डिविजिबल नहीं चाहिए मुझे, तो 2 शेषफल चाहिए, तो इसमें क्या कर दो 2 ऐड कर दो, तो इसका मतलब 99962 ये वो संख्या आ गई जो इससे भी भाग होगी, इससे 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 भाग होगी और हर केस में आपको 2 शेषफल देगी। तो बेसिकली एलसीएम का वो प्रोडक्ट आपको निकालना है जो इन सबसे भाग हो सकता है। उसके बाद ये जितना भी आपका जो शेषफल रखने के लिए बोले उसमें आप जोड़ दो, आपका ये आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात जो चीज आपको याद रखनी है वो सुन लो भाई, अगर
एचसीएफ का क्वेश्चन है और एलसीएम का क्वेश्चन है। एलसीएम के क्वेश्चन में क्या करते हैं, अगर इस तरीके से कॉमन रिमाइंडर आता है, अगर सेम रिमाइंडर आता है हर केस में, तो इसको हमेशा जोड़ना होता है, ठीक है। और अगर एलसीएम के केस में आपको डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर दे रखे हो, उस केस में आपको एक कॉमन रिमाइंडर निकालना होता है। आगे क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो उस केस में आपको कॉमन रिमाइंडर निकालना होता है। तो उस कॉमन रिमाइंडर को हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो ऐड करते हैं, बट उस केस में जब अलग अलग शेषफल बचते हो, तो वहां से डिफरेंस करके कॉमन रिमाइंडर आता है। कॉमन रिमाइंडर को हमेशा घटाया जाता है, और जो सेम रिमाइंडर होता है सब में, उसको जोड़ा जाता है। पहली बात। दूसरी बात, एचसीएफ पे जब हम बात करते हैं, तो एचसीएफ के केस में अगर आपको शेषफल दिया रहता है, हमेशा उस शेषफल को पहले उन संख्याओं में से घटाया जाता है, बाकी जो संख्या बचती है उसका एचसीएफ निकाला जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इनमें बाद में पूरा एलसीएम निकालने के बाद में घटाया या जोड़ा जाता है शेषफल को। एचसीएफ के केस में पहले शेषफल को उस संख्या में से घटाया जाता है, उनको घटाने के बाद जो वैल्यू आती है उनका एचसीएफ निकाला जाता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है आपका एलसीएम और एचसीएफ के शेषफल में। इस पे आपको जरूर याद रखना और इसको जरूर आपको ध्यान देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आ गया है, इस क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। चलो देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, चीजों को समझ लो, जितना समझोगे उतना ही क्वेश्चन आप अपने आप कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको चीजें याद नहीं हो रही, याद तो मैं देखो मैं कह ही नहीं रहा याद करो, अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही, तो एक क्लास को आप 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, कंसेप्ट तो समझो, ठीक है। क्योंकि देखो मेहनत करनी पड़ती भाई, सिलेक्शन उसी का होगा जो डबल मेहनत करेगा। सिंगल मेहनत सब करते हैं, दिन में सब पढ़ते हैं। कामयाब वही होता है जो दिन में क्लासेस करता है और रात को बैठ के लाइब्रेरी में पागलों की तरह पढ़ता है 3 बजे तक, 3 से लेकर सुबह 8 बजे तक सोता है, फिर नहा धो के फिर क्लास में चला जाता है, ठीक है। फिर यही डेली रूटीन आपका फॉलो होता है। तो आप मुखर्जी नगर कभी आओ, मैं आपको दिखाऊंगा मुखर्जी नगर में लाइब्रेरीज का क्या हाल रहता है। तो बच्चों ने 24-24 घंटे की लाइब्रेरी ले रखी है, जिनकी कोचिंग पूरी हो जाती है वो भी यही 5-6 महीने यही रहते हैं। क्यों? कोचिंग पूरी हो गई है, उसके बाद उसमें प्रैक्टिस करना जरूरी है, और प्रैक्टिस रूम पे बैठ के तो हो गई नहीं। मान लो एक रूम में दो दोस्त रह रहे, एक दिन उसका दोस्त आएगा बाहर ले जाएगा, एक दिन आपका दोस्त आएगा बाहर ले जाएगा, यही चलता रहेगा। तो मेन आपको यही करना है, आपको एक बार सिलेबस पूरा करो, उसके बाद लाइब्रेरी ज्वाइन करो। अगर आप कहीं लोकल रह रहे हो, जैसे आप रेवाड़ी रह रहे हो, महेंद्रगढ़ रह रहे हो, ठीक है, हर जगह आपको लाइब्रेरी मिलेगी। आप एक काम करो, कोचिंग पूरी करो, नहीं तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। अगर आप कोचिंग भी ऑनलाइन ले रहे हो तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन करो, जब क्लास का टाइम हो क्लास कर लो, और फिर क्लास खत्म होती है अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। ये भी बेस्ट मेथड है, ठीक है। तो सिलेक्शन लेने के लिए मैं तो एक ही चीज मानता हूँ भाई, जितना पढ़ना जरूरी है, जितना चीजों को कोर्स को पूरा करना जरूरी है, उससे ज्यादा प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस जितनी आपकी करोगे उतनी जल्दी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि 13 का वह न्यूनतम गुणक क्या है जो जिसमें 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में आपका 2 शेष बचता है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है भाई, बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना होगा। जैसे आपका 4 है, ये आपका 5 है, और ये आपका 6 है, ये आपका 7 है, और ये आपका क्या है 8 है। इसमें क्या है आपके 2 की पावर 2 है, इसमें 5 है, इसमें आपका 2 इंटू में आपका 3 है, इसमें आपका 7 है, और इसमें आपका 2 की पावर 3 है। एलसीएम कितना आएगा, सभी में जो कॉमन है और बड़ी वैल्यू है, 2 की पावर 3 हो गया। उसके बाद आपका 3 बचेगा, और उसके बाद आपका 5 होगा, और इंटू में क्या हो गया आपका 7 आ गया, ठीक है। 8 आ गया, 8 या 24, 24 में 120, और 120 सत्ते आपका 840। तो इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया आपका 840 आ गया, ठीक है। क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, सॉरी क्या होगा इसका एलसीएम 840 आ गया, ठीक है। 840 वो संख्या आ गई जो 4, 5, 6, 7, 8 इन सभी से तो भाग हो सकती है, और अगर इसमें मैं 2 जोड़ दूं तो वो हमेशा आपका 2 शेषफल भी दे देती है। बट एक कंडीशन इसमें और भी दे रखी है कि वो संख्या 13 से भी भाग होनी चाहिए। अगर वो संख्या 13 से भाग होगी तो जरूरी नहीं है कि 840 प्लस 2 842, 842 आपकी 13 से ही भाग हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि वो कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है कि 840 से बड़ी हो, तो इस केस में इसको लिख लेते हैं 840 के और प्लस आपका 2, कुछ इस तरीके से कंडीशन आपकी बनेगी, और ये 13 से आपकी भाग होगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, के की वैल्यूज हमें पुट करनी होगी। के की वैल्यू जैसे 1 पुट कर दी, 2 पुट कर दी, 3 पुट कर दी, 4 पुट कर दी, तो के मान आपको रखने पड़ेंगे। इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। एक सेकंड।
अगर जैसे मैं आपको बोल रहा था, तो 840 इंटू के प्लस आपको 2 का, अब के का आपको मान रखना पड़ेगा 1 2 3 4, ऐसे रख रख के आपको चेक करना पड़ेगा। और फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि के का कौन सा मान रखने से ये वैल्यू आपकी 13 से भाग हो रही। तो अगर इसको मैं यहाँ से बात करूं, तो के की वैल्यू जैसे ही मैं 3 पुट करूंगा ना, तो ये बन जाएगा 840 और इंटू आपका 3 और प्लस आपका 2, और ये आपका 2 से भी भाग हो जाएगा। जैसे कितना बन गया आपका, 3 चौक 12, 3 अठा 24 और एक आपका 25, 2520 और प्लस आपका 2, कितना हो गया आपका 25, सॉरी 13 से भाग कर रहा ना यहाँ, इसको नीचे 13 रखो, ये कितना बन गया आपका 2522। तो 2522 वो संख्या आ गई। ये वो संख्या हमने ढूंढ ली है। के का मान रख, के का मान 1 रखोगे फिर चेक करोगे क्या 13 से भाग हो रहा है, के का मान 2 रखोगे फिर चेक करोगे क्या 13 से भाग है, के का मान 3 रखोगे फिर चेक करोगे क्या 13 से भाग है। 3 रखते ही 2520 और 2 आपका 2522 आ गया। ध्यान से देखना, ये संख्या आपकी क्या है, 13 से भाग हो जाती। ठीक है, ये संख्या क्या होती है आपकी, 13 से भाग हो जाती है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगी। और इस कंडीशन को भी फॉलो करेगी कि 4 5 6 8 इनसे भाग करने से वो शेषफल आपका 2 भी देगी, और 13 से भाग करने से वो संख्या पूरी आपकी 13 से भाग भी होगी। तो ये सभी कंडीशन आपकी यहाँ पर फॉलो कर जाएगी। ठीक है, तो समझ रहे हो, इस तरीके से आपको इसको करना। ठीक है, हाँ, अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और पेपर में बैठे हो और ये इस टाइप का क्वेश्चन आ गया है और मुझे चेक करना है कि 13 से भाग होगा, चारों ऑप्शन में से ये देख लो 13 से कौन सी भाग होगी, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना समय नहीं है, मैं सिर्फ तब कह रहा हूं, अगर आपके पास समय नहीं है तो ये कंसेप्ट आप लगा सकते हो कि चारों ऑप्शन में जो 13 से कंप्लीटली भाग होगी वही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाए। ठीक है, चलिए भाई, तो फिलहाल आपका ये आंसर होगा। आगे बढ़ते, कह रहा है कि एक दूध वाले के पास एक कैन में 75 लीटर दूध है, दूसरे कैन में 45 लीटर दूध है। उसके पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी जो दोनों कैनों की दूध की मात्रा को माप सके। क्या लिखा था, मैंने बोला था मैक्सिमम कैपेसिटी। ठीक है, हिंदी में लिखा है आपका अधिकतम क्षमता। तो ये बात मैंने आपको पहले ही बोली थी, क्वेश्चन में लार्जेस्ट, हाईएस्ट, बिगेस्ट, सबसे बड़ा, अधिकतम, बड़े से बड़ा, अगर ये शब्द आपको क्वेश्चन में कहीं भी दिख जाए, हमेशा एचसीएफ निकलेगा। और आपको भी पता है बड़े से बड़ा होने का मतलब है वो बड़ी सी बड़ी संख्या जो इन दोनों को भाग कर सकती है। तो इन दोनों को बड़े से बड़ी संख्या जो भाग कर सकते हो, इनका एचसीएफ होगा। तो ये यही कह रहा है कि इस दूधिया के पास 2 ड्रम है, एक ड्रम ये है, एक ड्रम आपका ये, इसमें 75 लीटर दूध है, इसमें 45 लीटर दूध है। आपको ऐसा बर्तन लेना है जो इसको भी माप सके, पूरा 75 लीटर माप दे, और इसको भी लेना है जो इसके पूरे 45 लीटर को भी माप दे। तो एक ऐसा माप ही वो पॉसिबल हो सकता है जो दोनों को भाग कर सकता है, और दोनों को जो भाग कर सकता है उनका एचसीएफ हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा एचसीएफ, बहुत सिंपल सी बात है, 45 है। 45 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और इंटू में आपका 5, 9 पंजे 45 हो गया। ये आपका पहला और ये दूसरा, सॉरी, ठीक है, ये कितना हो गया आपका 45 हो गया, और ये क्या हो गया आपका 75। 75 को क्या लिख सकते हो आप, 25 या 75, तो 5 का स्क्वायर और इंटू में 3 लिख सकते हैं। एचसीएफ क्या होगा, दोनों में कॉमन हो और क्या हो, छोटी वैल्यू हो। दोनों में कॉमन क्या है, 5, और इसमें भी है 5 और इसमें 3 है, तो दोनों में कॉमन भी हो और छोटी पावर होनी चाहिए। छोटी पावर, एक इसकी पावर एक इसकी पावर, कितना हो गया 15। तो एचसीएफ क्या हो गया 15। तो बड़े से बड़ा साइज 15 लीटर का हो सकता है जो इन दोनों से दूध को माप सकता है, तो 15 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि आपको इस क्वेश्चन को करना चाहिए क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है। ठीक है, चलिए भाई, तो 15 लीटर आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, क्वेश्चन छोड़ क्यों देते हो यार। चलिए, पीछे क्वेश्चन हमने छोड़ तो नहीं दिया, नहीं छोड़ा नहीं है। ठीक, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 23 का न्यूनतम गणक आपको बताना है।
रहे थे, 23 का न्यूनतम गुणक ज्ञात करो जिससे जिससे 18, 21 और 24 से भाग देने पर 7 शेष बचता हो, 10 शेष बचता हो, 13 आपका शेष बचता हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका है। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर शेषफल इस तरीके से डिफरेंट आ जाए, अगर शेषफल इस तरीके से आपका अलग अलग आता है तो आपको एक कॉमन रिमाइंडर निकालना होता है और उस कॉमन रिमाइंडर को एलसीएम में आपको घटाना होता है। वो होता है तो आपको जोड़ना होता है, यह आपको घटाना होता है। ठीक है, तो देखो कॉमन रिमाइंडर कितना आ रहा है, क्या क्या शेष बच रहा है, जैसे 18 है, 21 है और आपका 24 है। इनके भाग देने पर यहाँ से 7 शेष बच रहा है, 11 आ रहा है। यहाँ से 10 शेष बच रहा है, 11 आ रहा है। यहाँ से 13 शेष बच रहा है, 11 आ रहा है। तो ये वो कॉमन रिमाइंडर आ गया 11। क्या आ गया, कॉमन रिमाइंडर आपका 11 आ गया। इस कॉमन रिमाइंडर को हमेशा एलसीएम से या उस संख्या से जो उससे भाग हो सकती है उससे घटा दो, तो आपको पता लग जाएगा कि हर बार आपका अगर 7 और 10 और 13 आप शेष बचाना चाहते हो तो ये आपको माइनस करना होगा। ठीक है, 23 का फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 23 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 18, 21 एंड 24 लीव्स द रिमाइंडर इतना। ठीक है, देखो भाई सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, एलसीएम आपको निकालना होगा 18 का। 9 दूनी 18 होगा तो 3 का स्क्वायर और इंटू आपका 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका 21 है तो 3 इंटू आपका 7 21 हो गया। उसके बाद आपका 24 है, 8 आपका 24 होगा तो 2 की 3 इंटू आपका 8 हो गया। ठीक है, क्या एलसीएम आ सकता है इसका, कॉमन क्या है 2, 2 की पावर कितनी लेनी है 3, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, 8 या 24 होगा ना, यहाँ पर 8 तो वही आ गया, ये आपका कितना है 3। ठीक है, अब देखो 2 की पावर कॉमन 2, जो सब में कॉमन है 2, मैक्सिमम पावर 3 है, इसको ले लो, 3 भी कॉमन है, मैक्सिमम पावर 3 की 2 है और 7 आपका अकेला, तो इतना आपका एलसीएम आ जाएगा 8 इंटू आपका 9 और इंटू आपका 7 आ गया। ठीक है, 8 नहीं 72 आ गया और 72 इंटू क्या हो गया 7, 7 दूनी आपका 14 हो गया, 7 7 49 और एक आपका 50, तो 504 हो गया। तो 504 तो इससे क्या होता है कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है 504 और इंटू में मुझे के करना है और माइनस मुझे 11 करना है। ठीक है, और इस संख्या को 23 से भाग होना जरूरी है, इस संख्या को 23 से भाग होना जरूरी है। तो यहां से अगर मैं इस क्वेश्चन को करता हूं तो चलो एक ऑप्शन की हेल्प भी आप ले सकते हो। ठीक है, एक तरीका और मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ऑप्शन से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुझे क्या पुट करना है। ठीक है, अब देखो 504 इंटू के माइनस 11 बटे आपका 23 है। ठीक है, यहां से एक चीज समझना, सारी वैल्यूज 500 के 6 गुने के आसपास हैं। तो अगर आप चाहते हो कि बार बार आपको के की वैल्यू ना पुट करनी पड़े तो आप यहाँ से के का मान इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इसके 6 गुने के आसपास है। तो मैंने देखा कि 504 इंटू के को मैं क्या पुट कर देता हूँ 6, ऑप्शन की हेल्प से मुझे पता लग गया 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 23 24 आ गया और माइनस आप क्या कर दो 11 और डिवाइड बाय क्या कर दो आप इतना कर दो, तो 24 में से 11 गया आपका 23, तो 3023 सॉरी 3013, 3013 वो संख्या निकल कर आ गई जो बेसिकली आपका 123 से भाग करने पर आपका 23 से तो आपकी कंप्लीटली भाग हो जाएगी। ठीक है, वो संख्या 23 से तो आपकी कंप्लीटली भाग हो जाएगी और आप इसको चेक कर सकते हो, जब 18 से करोगे इस संख्या को आपका 7 शेष बचेगा, जब 21 से करोगे तो आपका 10 शेष बचेगा, जब आप 24 से करोगे तो आपका 13 शेष बचेगा। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन है जिसमें एलसीएम आपका अलग अलग बचता हो 7 10 13, कॉमन जिससे आप डिवाइड करो उसमें से इसको घटाओ, कॉमन रिमाइंडर निकालो, कॉमन रिमाइंडर हमेशा आपको माइनस करना है, अगर आपका रिमाइंडर सेम बचे तो उसको हमेशा आपको जोड़ना है, ये डिफरेंस आपका इन दोनों रिमाइंडर में, और यही क्वेश्चन का खेल करती है। पता लगा आपने इसको जोड़ दिया 3024 प्लस आपने 11 कर दिया तो 24 और 11 आपका कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ऑप्शन में है नहीं वैसे 35, दे भी सकता है 3035, और काफी बच्चे ऐसे हैं जो 3035 ही आंसर लगा देंगे। ठीक है, जो कि क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह न्यूनतम वर्ग क्या है जो 21 36 और 66 प्रत्येक से पूरी तरीके से आपका क्या है भाग हो सकता है। ठीक है, जो इससे आपका कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है ये आपको बताना है। ठीक है,
को करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, तो अगर मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर की बात करनी पड़े तो फिर आपको इसको पूरा डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा भाई। परफेक्ट स्क्वायर अगर आपको बनाना है तो या तो हम ये भी चेक कर सकते हैं कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर क्या है। परफेक्ट स्क्वायर आपका इसमें से आप अंदाजा, क्योंकि हम किसी का स्क्वायर करने से चार बिल्कुल आ सकता है, चार इसमें भी आ सकता है, चार इसमें भी आ सकता है और चार आपका इसमें भी आ सकता है। तो इसको तो आपको कंप्लीटली चेक ही करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय ईच, तो एलसीएम आपको यहाँ से लेना पड़ेगा। और एलसीएम क्या है आपका 21 है और आपका 36 है और आपका 66 है। इसको 3 गुना में 7 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं 3 गुना में आपका 3 का स्क्वायर इंटू में 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 9 चौक 36 हो जाएगा। इसको 11 इंटू में मैं 2 इंटू में मैं आपका 3 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से इनका एलसीएम जो आएगा, जो दोनों सब में कॉमन है, कौन है 3, 3 कॉमन है, 3 की पावर 2, 2 कॉमन है, 2 की पावर आपका 2, इंटू में 7 करना होगा और इंटू में आपको 11 करना होगा। अब यहाँ से मैं थोड़ा अंदाजा लगा सकता हूँ कि जो भी नंबर होगा वो इनके मल्टीपल में होगा, और इनके मल्टीपल में होगा तो वो 7 के भी मल्टीपल में होगा या 11 का भी कोई मल्टीपल होगा, 3 का भी होगा और आपका इसका भी होगा, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर आपका 9 इंटू में आपका 4 इंटू आपका 11 और इंटू आपका 7। अब मैं देखो इसको पूरा सोल्व नहीं करूंगा, अब मैं इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व नहीं करूंगा। अब मैं वो चेक करता हूं कि कौन सी ऐसी संख्या जो 9 से भाग हो सकती है। 2 से तो सारी हो जाएंगी, या तो आप इसको 9 से भाग चेक कर लो या फिर आप इसको 11 से भाग चेक कर लो। यही एक ऑप्शन इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे सही लग रही है। नहीं तो पूरा करना तो इसको बेवकूफी हो जाएगी, बड़ा टाइम आपका लग जाएगा, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं इसको, 9 से कर दो इसको। वैसे तो देखो 4 4 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15 और एक 15 और एक आपका 16, 16 और 2 आपका 18 हो रहा है। इसका भी 18 ही आएगा, 12 3 15 और एक आपका 16 और 2 आपका 18। तो आपका 9 से भाग का नियम तो फेल हो गया। अब जाते हैं 11 से भाग का नियम। 11 से भाग का क्या नियम बोलता है कि ऑल्टरनेट प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका जो सम है, अगर वो सम आता है ऑल्टरनेट प्लेसेस की डिजिट का सम करके उनका डिफरेंस करके, अगर डिफरेंस आपका 0 आ जाए, 11 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, तो वो संख्या आपकी उससे 11 से पूरी तरीके से भाग हो जाती है। जोड़ दो भाई, 2 और 3 और ये आपका 4, 2 और 3 5 और 4 आपका 9 आ रहा है, 4 4 8 और एक आपका 9, 9 माइनस 9 आपका 0 आ रहा है, 4 और 2 6 और 6 और 4 आपका 10। इसमें से कितना हो गया आपका, अगर मैं इसको लेता हूँ तो ये आपका इतना आ गया, और ये बच गया आपका 3 3, अच्छा 3 और एक 4 4 8, 10 में से 8 गया आपका 2। ये आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, तो इसका मतलब ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, ठीक है। और चेक कर लेते हैं, 4 और 2 6, 6 और 3 आपका 9 हो गया, 4 4 8 और एक आपका 9 भी हो गया, ये फिर गड़बड़ हो गई आपकी। 2 और एक 3 हो गया, और 2 और एक 3, 3 4 आपका 7 हो गया, 4 4 8 और एक आपका 9 हो गया, ये भी आपका नहीं हो सकता। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, या तो ये आपका आंसर हो सकता है या फिर आपका ये आंसर हो सकता है। तो फिर एक काम कर सकते हैं, अब ये चेक कर लो 7 से कौन सा भाग होता है। 7 से चेक कर लो कौन सा भाग होता है। 7 या 21 हो जाएगा, 0 7 6 42 आ गया, 23 आ गया, 23 7 या 21 आ गया, ये आपका 7 से भाग नहीं होता है। इसको फिर 7 से भी चेक कर सकते हैं, 7 आपका 21 आ गया, 7 चौक 28 आ गया, 64 आ गया, 7 3 63, 7 दूनी आपका 14 हो गया। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये चेक कर लो कि 7 और 11 से कौन सी वो संख्या है जो कंप्लीटली डिविजिबल हो सकती है। जो संख्या 7 और 11 से कटेगी वही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4 5 तथा 6 से भाग देने पर 1 2 और आपका 3 शेष बचता है। द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 5 एंड 6 लीव्स रिमाइंडर 1 2 एंड आपका 3। 4 रिमाइंडर 1 दे रही है तो इसका मतलब 3, 5 रिमाइंडर आपका 2 दे रही है तो इसका मतलब कॉमन रिमाइंडर आपका 3 आ रहा है, आपका 6 आपका 3 तो इसका मतलब कॉमन रिमाइंडर आपका 3 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका एलसीएम और माइनस आपका 3 होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ 4 का और 5 का और 6 का एलसीएम क्या हो सकता है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, ये क्या होगा आपका 2 का स्क्वायर होगा, ये आपका 5 हो गया और ये आपका 2 इंटू में आपका 3 होगा। कॉमन क्या है 2, 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, इंटू में आपका 3 हो गया, इंटू में आपका 5 हो गया, 5 3 15 चौके आपका 60 हो गया। तो 60 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। 60 में से 3 आप माइनस कर दो तो कितना आ गया आपका 57। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका 57 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो क्या होगा भाई आपके क्वेश्चन का आंसर 57। तो बड़े अच्छे क्वेश्चन है नंबर सिस्टम के, और एचसीएफ एलसीएम के खासकर ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो मुझे आप लगता है कि आपको इनमें थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन करने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि अर्थमेटिक है,
कि आपने जमा घटा भाग गुना कर दिया, नहीं। इसके लिए आपको एक एक अप्रोच पता होनी चाहिए, तभी आप एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन कर सकते हो। इसलिए मैंने पहली क्लास में सिर्फ थ्योरी पे फोकस करा था कि ऐसा कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ठीक है। वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भाई क्वेश्चन में बोला गया कि 5 किलोमीटर की दूरी वाले एक वृत्ताकार पथ पर एबीसी एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय पर 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। आरंभिक बिंदु पर वो पुनः कितनी बार मिलेंगे। देखो ये दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बोलेगा कि आरंभिक बिंदु पर वो कितनी देर बाद मिलेंगे, मतलब जहां से उन्होंने शुरू किया है उसी पॉइंट पे वो कितनी देर बाद मिलेंगे, एक तो ये क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है कि वो कहीं पर भी पहली बार कब मिलेंगे, ठीक है। एक तो होता है पूरे सर्कल में कहीं भी मिल जाना, एक होता है कि जहां से स्टार्ट किया है उसी बिंदु पर पहली बार कब मिलेंगे। ये दो डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये खासकर एक टॉपिक आता है रेस का, उसमें स्पेशली क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन ज्यादातर कैट के पेपर में आते हैं, ठीक है। एसएससी भी वो क्वेश्चन इतने नहीं पूछती है, क्या हो गया 3-4 साल में एक बार पूछ ली, ठीक है। तो रेस वाला टॉपिक, उस पे क्वेश्चन नहीं आते, हमारे टाइम एंड डिस्टेंस पे आते हैं, ट्रेन वाले पे आते हैं और बोट एंड स्ट्रीम पे आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे वहां से आते हैं, ठीक है। तो देखो कभी भी अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, इसने बोला है कि वो पुनः प्रारंभिक बिंदु पर लिखा है, देन ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑल थ्री विल मीट अगेन आफ्टर। हमेशा एलसीएम निकालना है टाइम का। क्या निकालना है? एलसीएम ऑफ टाइम। आपको अगर टाइम का एलसीएम निकालोगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो पहली बार उस बिंदु पर कब मिलेंगे, ठीक है। अब देखो पहले वाला जो बंदा है डिस्टेंस कवर करता है 5 किलोमीटर, स्पीड आपकी कितनी है 5/2, डिस्टेंस अपॉन क्या कर दो स्पीड कर दो, 5 से 5 कट गया, तो इसका मतलब कितने घंटे क्वेश्चन का आंसर आ गया इसका, यहाँ से सॉरी आपका 2 घंटे आ गया। जो दूसरे वाला है वो 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है कितने की स्पीड से, 3 से, तो इसका टाइम कितना आ गया आपका 5/3 आवर्स, तो ये आपका इतना आ गया, ठीक है। अगले वाला जो है वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन आपका स्पीड, स्पीड आ गई आपकी 5 सॉरी टाइम आ गया आपका 5/2 आवर्स, ठीक है। तो ये आपका इतना निकल कर आ गया, ये आपका इतना निकल कर आ गया, ये आपका इतना निकल कर आ गया, ठीक है। अब देखो अब मैंने क्या बोला है आपको, इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम मैंने कल भी आपको बोला था कि अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन है और उस फ्रैक्शन का आपको एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकलेगा। अगर एलसीएम निकालना है फ्रैक्शन का, तो मान लो ए अपॉन में आपका बी है, ठीक है, मान लो आपका पी अपॉन में आपका क्यू है, या फिर आर अपॉन में आपका एस है। अगर एलसीएम आपको निकालना हो तो ऊपर वालों का एलसीएम निकलेगा हमेशा और नीचे वालों का एचसीएफ निकालना। अगर मुझसे कोई ये पूछे इनका एचसीएफ क्या होगा, तो उस केस में ऊपर वालों का तो एचसीएफ निकलेगा और नीचे वालों का एलसीएम निकलेगा, मतलब फ्रैक्शन के केस में दोनों निकलेंगे। अगर पूछा है एचसीएफ क्या होगा तो ऊपर एचसीएफ निकाल दो नीचे एलसीएम, पूछा है एलसीएम क्या होगा ऊपर एलसीएम ले लो नीचे एचसीएफ, ठीक है। अब जैसे इस टाइम का मैं निकालना चाहता हूँ एचसीएफ, ठीक है, इस टाइम का मैं निकालना चाहता हूँ एचसीएफ। 2 घंटे हो गया, 5/3 घंटे हो गए और आपका 5/2 घंटे हो गए। क्या लेना है मुझे इसमें? एलसीएम। तो ऊपर वालों का एलसीएम कितना आ गया आपका 5 दूनी आपका 10 और नीचे इसके नीचे कुछ नहीं है, तो आपका एचसीएफ कितना आ गया आपका 1 आ गया, क्योंकि एचसीएफ वो संख्या होती है जो इन दोनों को काट सकता है। तो इकलौती एक ऐसी संख्या है जो 2 और 3 दोनों को काट सकता है। ऊपर 5 5 5 और आपका 2 है, तो एलसीएम कितना आएगा 5 दूनी 10। इसका मतलब 10 घंटे के बाद ये आपस में मिल जाएंगे स्टार्टिंग बिंदु पे, तो 10 घंटे आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, ठीक है। तो नंबर सिस्टम का जो मेन टॉपिक है आपका एचसीएफ एलसीएम, बड़ा अच्छा टॉपिक है। इससे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके आते हैं, आपने देख भी लिए होंगे। ये सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में अभी प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो इनको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं और मैं ये मान के चलता हूँ कि जितना कंसेप्ट मैंने आपको कराया आपको समझ आ गया होगा। पूरा अर्थमेटिक मैंने आपको कराया है, एडवांस मैथ में भी काफी हद तक मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। और डेली क्लास आप लाइव करते रहिए और आपको जो भी डाउट आता है हमारी टीम से आप बात कर सकते हो, आपको जो भी दिक्कत होगी उसको दूर करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।